नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। तो आप सभी को जैसा कि पता है, ये दृष्टि घटना चक्र आई हुई है और हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हमने सूक्ष्म दृष्टि, वन लाइनर, करंट अफेयर की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल है वो आगामी परीक्षाओं के लिए, आपके स्टेट पीसीएस और साथ ही साथ जितनी भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को, राष्ट्रीय घटनाओं को, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं को देखेंगे। यह भी जो होगा घटनाएं सारी सितंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक की घटनाओं को कवर करेगा। इसमें कुछ कुछ करंट अफेयर के जो राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाएं हैं उन्हें विस्तार में पूछता है। जैसे पीसीएस में बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आपके जितने पीसीएस के एग्ज़ाम लगे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो उस दृष्टि से यहाँ पे थोड़ा विस्तार में कराया जाएगा। वन लाइनर तो हो गया है लेकिन थोड़ा विस्तार में कराया जाएगा। तो चलिए पहला हम बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु जो है विस्तार में राष्ट्रीय परिदृश्य का, वह है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। तो इसमें क्या है, भारत के संदर्भ में समकालीन चुनाव, हम जो मेन बिंदु है उसे ही देखेंगे, पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना हो तो वीडियो आपके सामने है, आप वीडियो को रोक करके बीच में पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी छूट है। भारत के संदर्भ में समकालीन चुनाव से तात्पर्य है लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव। ठीक है, इसे एक देश और एक चुनाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी बात करेंगे इसमें हमें याद करने लायक कि इस बिंदु में क्या याद करने लायक बात है, तो क्यों यह करंट का टॉपिक बना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में दिया था। इस प्रस्ताव के अनुसार क्या होगा, अब देश में हमारे चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण में क्या होगा, लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। साथ ही दूसरे चरण में प्रथम चरण के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ समकालीन चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इम्पोर्टेंट जो स्मरणीय तथ्य थे, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, बाकी आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी दृष्टि से बता दिया है, आप अपनी दृष्टि से नोट कर लीजिए। बाकी देखेंगे ONOE उच्च स्तरीय समिति क्या है। इसमें यह एक 8 सदस्यीय समिति है। इसका गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसके सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रहे हैं ये, और इसके साथ अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे PM आशा योजना जारी रखने को मंजूरी मिली है। ठीक है, वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा को मंजूरी प्रदान की थी। इस केंद्रीय बजट 2018 में दी गई घोषणा के अनुसार इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। अब ये घटना अभी पे क्यों करंट का विषय बनी, क्योंकि 18 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, इस पर 15वें आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक लगभग
35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए आपकी कौन कौन से घटक शामिल किए गए हैं इसमें। मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला हमारा बिंदु है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें हम अगर देखें तो क्या इसमें महत्वपूर्ण है, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इससे लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे इसमें, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ये अभी करंट में इसलिए बना क्योंकि 18 सितंबर 2024 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, इसमें 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बहुजनजातीय बहुल गांवों के 549 और 2,740 ब्लॉक शामिल होंगे। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए इसमें कुल कितना व्यय हुआ, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना और जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है हमारा बिंदु बायो राइड योजना को मंजूरी। बायो राइड योजना को मंजूरी। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें इसमें क्या है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का उद्घाटन आयोजन 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। इसमें स्मरण करने वाली बात क्या है कि 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई। बायो राइड का पूर्ण नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं और उद्यमिता विकास। ठीक, बायो राइड, इसे आप सभी याद रखिएगा। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है, बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं जैसे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, साथ ही औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। साथ ही एकीकृत योजना बायो राइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान किया जाएगा। बायो राइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। ठीक है, चलिए बायो E3 क्या है, बायो E3 नीति को मंजूरी भी दी गई है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 यानी E3 मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। बायो E3 का फुल नाम है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। ये मुख्य रूप से 6 व्यापक फोकस क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें ये 6 क्षेत्र हैं ये। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बाकी क्या बचता है। हमारा अगला बिंदु है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। ठीक, इसको देख लेते हैं थोड़ा विस्तार में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली से कानपुर से प्रयागराज
से वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। अब इसमें हमें करंट का महत्वपूर्ण और बिंदु क्या जुड़ा गया है कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। ठीक है, आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। यह ट्रेन क्या है कि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। तो हमें इसमें और भी महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखने हैं, तो मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से क्रियान्वित करेंगे। पहला भारत मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, तीसरा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ठीक है, मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। ठीक है, ये सभी आप देख लीजिए। इसके साथ ही साथ चलिए हम अगला बिंदु अब देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट था हमने उसमें आपको बता दिया है। दूसरी बात क्या है कि ये जो मिशन मौसम है, मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। ठीक है, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से दिया गया है, आप चाहे इसे देख सकते हैं। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, शहर क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 एवं PM 2.6 2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया था। ठीक है, तो अभी ये क्यों बना हुआ है उसमें, क्योंकि 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। ठीक है, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किए। किसको किसको मिला? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में विभिन्न श्रेणियों में 3 शीर्ष शहर पर रहा। पहला सूरत गुजरात, दूसरे नंबर पे जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर और तीसरे नंबर पे आगरा उत्तर प्रदेश का शहर। इसके साथ ही साथ श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत ये था। अगर हम बात करें श्रेणी सेकंड में, तो श्रेणी सेकंड में जो फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश से, अमरावती शहर महाराष्ट्र से और झांसी शहर उत्तर प्रदेश से। थर्ड श्रेणी में देखें तो फर्स्ट नंबर पे रहा रायबरेली उत्तर प्रदेश से,
सेकंड नंबर पे रहा नलगोंडा तेलंगाना से, और तीसरे नंबर पे रहा नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। अगर हम बात करें वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही, तो श्रेणी फर्स्ट में नंबर 1 पे आगरा, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर और वाराणसी रहा। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे स्कोर के अनुसार रैंक। आगरा तीसरे, लखनऊ चौथे क्रमवार रैंक में, कानपुर 5वें, वाराणसी 13वें पे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे श्रेणी 2 में बात करें तो फिरोजाबाद नंबर 1 पे। ठीक है। श्रेणी 3 में बात करें तो खुर्जा 16वें नंबर पे। चलिए आगे हम देखेंगे अगला है स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता, इसमें हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच से मुक्त करने पर केंद्रित है। यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में पूर्णतः संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। ठीक है। अब इसमें हम स्मरणीय तथ्य क्या रहेगा, तो 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल नेचर में के एक लेख में प्रकाशित हुआ। इस लेख का शीर्षक क्या था, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए। ठीक है। जिसमें क्या उल्लेखनीय था, नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत के नवजात शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। इसी संदर्भ में ये था। ठीक है। बाकी इसमें जो मेन बिंदु था हमने आपको बता दिया। आगे अगर हम देखें तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 2024 से पहले किया जाता है। ठीक है। इसका केंद्रीय विषय क्या था, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अगला है 23वां विधि आयोग। ठीक है। विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। चलिए इसमें हम स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे तो 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे, कौन कौन, 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित, तीसरा सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, चौथा सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं। ठीक है। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 23 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया और ऋतुराज अवस्थी जो हैं वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला है बिंदु डिजिटल कृषि मिशन। बात करें डिजिटल कृषि मिशन की तो भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित किया जाएगा। इस वित्त वर्ष डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें याद करने वाली बिंदु क्या है डिजिटल कृषि मिशन में, तो 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन में कुल व्यय 2817 करोड़ रुपए लगे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1940 करोड़ था। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। इसके तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। तो यह तो थी महत्वपूर्ण बात। आगे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं विशेष, बाकी आप देख सकते हैं। एक बिंदु है डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ। डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया, जिसमें विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। यह मिशन निम्न 2 मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है, एक एग्री स्टैक और दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी सम्मिलित है। चलिए आगे बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण था वो हमने बता दिया। एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बिंदु और है कि किसान आईडीज के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई। पहला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, दूसरा गुजरात के गांधीनगर में, तीसरा महाराष्ट्र के बीड में, चौथा हरियाणा के यमुनानगर में, पांचवा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और छठा तमिलनाडु के विरुधुनगर में। ठीक है, 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने आपको बता दिया है, आप इसे देख सकते हैं। यह जो है वह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगला बिंदु है हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की थी। यह देश में अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हेतु कुल परिव्यय 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। ठीक है, आगे हम बात करें अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीति को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। बात करें तो केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यह अर्धचालक इकाई जो है वो कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। और बात करें तो इस इकाई का उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखें इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसमें 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। पहला धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब है और यह भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है, इसे याद रखिएगा, गुजरात की धोलेरा। ठीक है, दूसरा है असम में अर्धचालक इकाई, ठीक है, जो कि मोरीगांव असम में मोरीगांव में अर्धचालक इकाई की स्थापना किया गया है।
तीसरा है सानंद गुजरात में अर्धचालक इकाई 1। ठीक है, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो वो आप बाकी फिर वीडियो रोक करके देख सकते हैं, हमने अपने हिसाब से आपको बता दिया। भारत अमेरिका साझेदारी को देख लें तो 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। तो बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 उससे संबंधित है। ठीक है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे, इसीलिए यह अपनी जयंती हीरक जयंती वर्ष के नाम से शुरू करता है और अभी 28 जनवरी 2025 को यह सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, बात करें इसके हम प्रतीक चिन्हों की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसका ध्वज नीले रंग का है। इसमें संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थापित किया गया है, स्थान दिया गया है। इसके साथ ही इस संपूर्ण डिजाइन को एक सर्किल द्वारा घेरा गया है, जिसके निचले भाग में संस्कृत का एक श्लोक है, यतो धर्म स्ततो जयः। इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, ये तो सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु थे। दूसरा देखेंगे तो इस जब सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष होंगे तो 75 वर्ष सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी। 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ है। तो हमने इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसे दिखा दिया। चलिए, इसी दौरान ही इन्होंने सिक्के एवं स्मारक डाक टिकट को जारी किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वाणवन पत्तन का शिलान्यास। वाणवन पत्तन का शिलान्यास के बारे में देखें तो वर्तमान में भारत में कुल 12 पत्तन हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें याद करने वाली बात क्या है, तो 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी ने वाणवन पत्तन का शिलान्यास किया। यह पत्तन जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर की निकट स्थित होगा। इसके साथ ही इसकी कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का निर्माण वाणवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यह पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। साथ ही परिगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधे कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर हम देखें तो हमारे भारत के 12 महापत्तन कौन कौन से हैं, तो 12 जो महापत्तन हैं वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया सहित इसमें है। दूसरा पारादीप पत्तन उड़ीसा। तीसरा विशाखापत्तनम आंध्र। चौथा कामराजर पत्तन तमिलनाडु। पांचवा चेन्नई पत्तन तमिलनाडु। छठा वियो चिदम्बर पत्तन तुतुकुड़ी तमिलनाडु। सातवां दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात। आठवां मुंबई पत्तन महाराष्ट्र। नौवां जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र। 10वां मुरगांव पत्तन गोवा। 11वां नवमंगलूर पत्तन कर्नाटका। 12वां कोचीन पत्तन कोच्चि केरल। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा बिंदु
कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें 4 जून 2024 को CPPI 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। ठीक है, इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप देख लीजिए। शीर्ष 100 पत्तनों में शामिल भारतीय पत्तन क्या है? विशाखापत्तनम 19 नंबर पे है। मुंद्रा पत्तन गुजरात 27वें नंबर पे है। पीवा पाव पत्तन गुजरात 41वें नंबर पे है। ठीक है, ये सभी पत्तन हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे अब अगला बिंदु है NICDP यानी 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले से ही विकसित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य 4 परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। तो हम बात करें तो 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने इसके अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स या शहरों को स्थापना की मंजूरी प्रदान की। ठीक है, ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया जाएगा। इसमें स्वीकृत 12 नए औद्योगिक शहरों में केवल 11 शहरों का नाम घोषणा किया है, क्योंकि हरियाणा एवं जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, इसलिए एक शहर का नाम उल्लेखनीय नहीं है। कौन कौन से शहर हैं? खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दीघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, और वाकल आंध्र प्रदेश, कोप्पर्थी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली राजस्थान। ठीक है, ये हैं सारे 11 गलियारे, आप इन्हें देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से। बाकी NICDP 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर, जिसमें पहले नंबर पे धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में गुजरात, दूसरा औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र, तीसरा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, चौथा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश। चलिए अगर आगे हम देखेंगे एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना की बात करें तो इसमें क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, यानी UPS का मतलब एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने। यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी पेंशन सुनिश्चित है। इसमें दूसरा सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के संदर्भ में बातें कही गई हैं, आप देख लीजिए। तीसरा सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। चलिए आगे देखेंगे, एक और है NPS वात्सल्य। अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है। ठीक है, वात्सल्य, इसे याद रखिएगा आप। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। ठीक है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इसके पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे
NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2024। इसमें याद करने वाला बिंदु क्या है ये देखते हैं। इसका पहला संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग्स को जारी किया। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। यह इंडिया रैंकिंग का 9वां संस्करण है, ठीक है, जिसमें 8 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। 3 नई श्रेणियां और जैसे राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग्स में शामिल किए गए। ठीक, बात करें अगर हम तो सभी श्रेणियों में ओवरऑल जितनी भी कैटेगरी है सब में लगातार 6वें वर्ष भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभियांत्रिक विषय में भी IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भी लगातार 4थे वर्ष शीर्ष स्थान पे रहा है। अगर हम इंडिया रैंकिंग्स की बात करें तो शीर्ष 5 संस्थान हैं IIT मद्रास चेन्नई में का, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई, IIT दिल्ली दिल्ली, IIT कानपुर कानपुर। चलिए आगे हम देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति समग्र श्रेणी में देखें तो सबसे 5वें नंबर पे है IIT कानपुर, 11वें नंबर पे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 16वें नंबर पे है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 30वें नंबर पे है IIT वाराणसी BHU। ठीक है, आप ये देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे इंडिया रैंकिंग्स 2024 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली को मिला। अनुसंधान संस्थान में रिसर्च सेंटर के रूप में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला। नवाचार में IIT मुंबई को। मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली को। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पूर्व नाम सिम्बायोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र को। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु को। अगर हम बात करें विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान कौन कौन से हैं तो अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई तमिलनाडु, विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला एवं निवेशन में IIT रुड़की, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला बिंदु है उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक। ठीक है, इसमें याद करने वाला बिंदु क्या है ये देखते हैं तो 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अगला हमारा बिंदु है SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक है, सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में हुआ था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। इसमें याद करने वाला बात क्या है तो यह चौथा संस्करण इसका जारी किया गया है 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। इसके चौथे संस्करण में 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों पर आधारित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये था। चलिए आगे हम अगर बात करें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट बिंदु की तो वर्ष 2023-24 में कुल 32 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में हैं। इसमें देख सकते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2018 से एवं 2023-24 के मध्य। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, ठीक, 25वें स्थान पे है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, फिर उसके बाद हरियाणा। आगे देखें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स के शीर्ष राज्यों में देखें तो केरल और उत्तराखंड, फिर तमिलनाडु, फिर हिमाचल, गोवा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अंतिम 6 रैंक पर राज्य बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, असम, उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहा, उसके बाद पुदुचेरी एवं जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखेंगे राज्यों का प्रदर्शन, आकांक्षी में कोई नहीं, अच्छा प्रदर्शन में नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार। अग्रणी में इतने सारे राज्य हैं, आप नाम देख लीजिएगा। लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई नहीं। चलिए आगे हम देखेंगे एसडीजी लक्ष्य आधारित राज्य या शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। लक्ष्य 1 में गरीबी उन्मूलन में तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव। लक्ष्य 2 भुखमरी की समाप्ति में केरल और पुदुचेरी। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण में गुजरात और दिल्ली। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में केरल और दिल्ली। लैंगिक समानता में नागालैंड और लक्षद्वीप। 6वें में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता में गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे देखेंगे, आगे अभी और है थोड़ा सा, ये वाली लिस्ट आप देख लीजिए। लक्ष्य 7 में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में इतने सारे राज्य हैं, आप नाम देख लीजिए। ठीक है, 8वें में सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। 9वें में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा में गोवा, पुदुचेरी। 10वें में असमानताओं की कमी में गोवा, पुदुचेरी। ठीक, 11, 12, 13। लक्ष्य 11 क्या है, सतत शहर और समुदाय, जिसमें महाराष्ट्र और चंडीगढ़। 12वां क्या है, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। लक्ष्य 13वां क्या है, जलवायु कार्यवाही, जिसमें सिक्किम, तमिलनाडु और चंडीगढ़ हैं। लक्ष्य 14 है जल के नीचे जीवन, जिसमें पश्चिम बंगाल है। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन, जिसमें झारखंड, त्रिपुरा, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव। लक्ष्य 16 है शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएं, जिसमें गुजरात और लद्दाख है। अगला एक बिंदु है संविधान हत्या दिवस। यह मनाया गया है जो आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में लगा था, उसके उपलक्ष्य में महात्मा मोदी कह रहे हैं, हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की। कब जारी की, तो इन्होंने 11 जुलाई 2024 को केंद्र मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, इनके नेतृत्व में, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनके हिसाब से, इस अधिसूचना के हिसाब से 25 जून 1975 को आपातकाल के घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था और भारत के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए थे। और इस अवधि में, आपातकाल की अवधि में सत्ता का घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को विश्व हत्या दिवस मनाया जाएगा। वही चोचलेबाजी फिर से, तो यही सब है, इसीलिए मनाया जाएगा। इसीलिए इसके लिए ओम बिरला ने, जो कि अध्यक्ष बने हुए हैं, ओम बिरला,
लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इसकी एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया, साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा। और इसके अलावा उन्होंने इस दिन को काला दिवस बताते हुए इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड ज्यूडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार किया। एक और इसी से संबंधित है हैदराबाद मुक्ति दिवस। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? हैदराबाद को मुक्त कराने वाले शहीदों की याद में और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला हमारा बिंदु है वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। इसमें क्या है मेन महत्वपूर्ण बिंदु? 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडप नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। ठीक, ये आप देख लीजिए, जिसमें हमारा भारत देश भी है, और ये सब अभी आप देख लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। तो ये तो था, इसके आगे का हम देखते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य के घटनाओं को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल से जुड़े रहिए, और अगला सीरीज तुरंत जारी होगा। धन्यवाद।